वीडियो में हम लोग बात करेंगे कंजेनिटल मस्कुलर टोटिकोलिस की। कंजेनिटल किसे कहते हैं? सबसे पहले कंजेनिटल कहते हैं बाय बर्थ, पहले से प्रेजेंट हो, ठीक है। मस्कुलर मसल को, मसल की वजह से क्या हो? टोर्टिकोलिस। टोर्टिकोलिस किसे कहते हैं? दो वर्ड से बना हुआ है, लैटिन वर्ड्स है। टोर्टस जो है टेढ़े को कहते हैं, और कॉलम जो है नेक को कहते हैं। तो टोर्टिकोलम, टोर्टिकोलिस वर्ड निकला हुआ है, ठीक है ऐसे। तो इसमें क्या होता है कि एक स्पेसिफिक मसल इन्वॉल्व होता है जो कि SCM है, स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड। उस मसल की वजह से सर टेढ़ा हो जाता है, ठीक है। तो इसी बेसिस पे नाम दिया हुआ है, और ये बाय बर्थ ज़्यादातर केसेस में होता है, तो इसलिए कंजेनिटल कहते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये इस स्लाइड में हम लोग इन वीडियोस में बात करेंगे कि इसकी कॉजेज़ क्या है, इसकी टाइप्स कौन सी है, इसकी कैसी मैनेजमेंट की जा सकती है। तो शुरू करते हैं अपना। सबसे पहले ये देखिए, ये स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड मसल ये बनाया हुआ है, ठीक है। ये आगे दो साइडों पे होती है, एक इस साइड पे और एक उस साइड पे। ये शुरू किधर से होता है? स्टर्नम से, और बीच में क्लीडो, क्लीडो का से वर्ड आता है क्लेविकल से। तो स्टर्नो क्लीडो मेस्टॉइड ये जाके लगता है मेस्टॉइड पे, साथ ही साथ ऑक्सीपिटल रीजन पे भी लगता है। तो ये मैं आपको आगे डिटेल में बताता हूँ इस मसल के बारे में। तो ये जब लेट सपोज ये मसल पुल करेगा इस हेड को, तो इधर वर्टिब्रास है ना, तो इसके ऊपर जब ये पुल होगा तो एक तो ये आगे की तरफ जाएगा, आगे की तरफ, और इस तरफ रोटेट करेगा, ठीक है। नेक, ये जो चेन आपको नज़र आ रही है अपोजिट साइड पे चली जाएगी। अगर इस साइड का मसल है, ये कौन सी साइड है? लेफ्ट साइड। तो रोटेशन किस साइड पे होगी? हेड की ऑपोजिट साइड पे। और साथ ही साथ टिल्टिंग या लेटरल फ्लेक्शन कौन सी साइड पे हो रही है? इप्सी लेटरल साइड पे, ठीक है। सर इस तरफ बेंड हो गया, और साथ ही साथ उस तरफ मुड़ गया मुंह, ठीक है। तो ये बेबी आपको नज़र आ रहा है। तो ये इसका फंक्शन, ये इसी मसल की शॉर्टनिंग की वजह से होता है। तो तो इसमें क्या होता है? यूनिलेटरल शॉर्टनिंग होती है, ठीक है। अगर दोनों मसल एक साथ शॉर्ट हो तो फिर उस केस में क्या होता है? उस केस में नेक जो है आगे की तरफ फ्लेक्शन कर जाएगी, हेड आगे की तरफ चला जाएगा। लेकिन ये कंडीशन यूनिलैटरल शॉर्टनिंग ऑफ SCM की वजह से होती है, इसलिए जो है हेड की ये पोजीशन होती है। इसकी इंसिडेंस जो है 0.3% से लेके 2% लाइफ बर्थ में होती है। ये थर्ड मोस्ट कॉमन कंजेनिटल मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर। कंजेनिटल डिसऑर्डर्स में जो मस्कुलोस्केलेटल इफेक्ट होता है उसमें ये थर्ड नंबर पे आता है, ठीक है। सबसे पहले नंबर पे कौन सा आता है? डिसलोकेशन ऑफ हिप सबसे पहले नंबर पे है, या इसके लिए एक और वर्ड होता है कंजेनिटल मलफॉर्मेशन ऑफ हिप, डिस्प्लेजिया ऑफ हिप, ठीक है। और दूसरा जो है क्लब फुट है, उसके बाद ये थर्ड नंबर पे आता है, सही है। तो टोटिकोलिस की वजह से उसका सर इस तरह होगा, टेढ़ा होगा। तो जब सर टेढ़ा होगा उसकी वजह से स्पाइन भी टेढ़ा होगा, उसकी वजह से कंपेंसेशन में जो है ना थोरेसिक स्पाइन ऑपोजिट साइड पे चले जाएगा, इस तरह नीचे भी ऑपोजिट साइड पे। तो इस तरह क्या बन जाएगा? स्कोलियोसिस हो जाएगी, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें और क्या होता है? स्कोलियोसिस के साथ साथ ए सिमेट्री होगी हेड की, फेस की, सही है। और साथ ही साथ एक साइड फ्लैटन हो जाएगी, जिस साइड पे ये मसल का मसला हुआ है उस साइड का हेड जो है, उस साइड से ये साइड जो है इसकी फ्लैटेंड हो जाएगी, जिसको प्लेजियोसेफेली कहते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ जो है ये आपको स्कल नज़र आ रहा है, स्कल में क्या मसला आता है इसके साथ? ठीक हो गया। तो फ्लैटनिंग होती है और साथ ही साथ एक साइड से राउंडेड हो जाता है। तो अब आगे देखते हैं इस कंडीशन में क्या होता है। तो इस कंडीशन में एसिमेट्रिक नेक एक्सटेंशन, नेक की एक्सटेंशन, जैसे कि आपको अगर मैं ये पिक्चर दिखाऊं, इसमें देखिए इसका मुंह ऊपर की तरफ गया हुआ है, तो मतलब एक्सटेंशन पीछे हुई है, ठीक है। नेक अपर सर्विकल वर्टिब्रास पे एक्सटेंशन हो जाती है इसकी वजह से, क्योंकि मसल की इंसर्शन देखें ये किस जगह पे है? वर्टिब्रास के पीछे है। तो ये जब खींचेगा तो एक्सटेंशन होगी अपर सर्विकल वर्टिब्रास पे। तो इसमें एसिमेट्रिकल नेक एक्सटेंशन होती है, ठीक है। अगर ये फीटल गेस्टेशनल जो पीरियड है, प्रेगनेंसी का जो पीरियड है, उसके दौरान किसी कंस्ट्रेंट की वजह से ये हो, जोर पड़े इसके सर के ऊपर, ज़्यादातर कैसे हो सकता है? जब इस साइड का मसल जो है वो हुआ हुआ है, इसका मुंह जो है इसी पोजीशन में जब होगा, तो ये जो है इसकी, ये जो आपको चेस्ट नज़र आ रहा है इसके साथ इसका मुंह लग रहा है, साथ ही साथ शोल्डर के साथ इसका मुंह लग रहा है इस बेबी का। तो इसके ज़ोर की वजह से जो है उसके क्रेनियोफेशियल स्केलेटन भी डिफॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये बताया हुआ इन्होंने, सेकेंडरी टू गेस्टेशनल फीटल कंस्ट्रेंट भी हो सकता है। अच्छा, इसके बाद अब मैंने बताया था एक तो स्कोलियोसिस होता है, दूसरा इसमें क्या होता है? फेशियल क्रेनियल चेंजेस होती है, डिफॉर्मेशन होती है। मोस्ट ऑफ द फेशियो क्रेनियो फेशियल स्ट्रक्चर्स जितने भी है वो मोस्ट जो है ना सबसे ज़्यादा वो सारे के सारे एसिमेट्री उनकी हो जाती है। मेस्टिकेटरी मसल्स हो गए, टंग मसल्स हो गए, उनकी एसिमेट्री हो जाती है, क्योंकि एक तरफ मुड़ा हुआ है तो उस साइड का कम यूज़ होता है, दूसरी साइड का ज़्यादा यूज़ होता है। इसके अलावा एप्सिलेटरल जा, जिस साइड का जा है अफेक्टेड है,
अफेक्टेड साइड का जो जॉ है वो थोड़ा सा सीधा हो जाता है और टेढ़ा हो जाता है, ठीक है। कैंटिंग मतलब टेढ़ा हो जाता है, ऊपर नीचे हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो है डेंटल ऑक्लूजन प्रॉब्लम्स भी इसमें आते हैं। टेम्पोरोमैंडिबल जॉइंट जो है उसकी एलिवेशन हो जाती है, ऊपर चले जाता है थोड़ा, क्योंकि इस तरफ नेक का भी जोर है। अच्छा, इसके अलावा जो जिस साइड पे ये इसकी साइड अफेक्टेड है उस साइड का ईयर पीछे और नीचे चले जाता है। ये देखिए पीछे और नीचे की तरफ चले जाते हैं, जबकि ये आगे की तरफ आ जाता है। साथ ही साथ ईयर की कपिंग भी हो जाती है, ठीक है। इधर की देखिए जॉ लाइन भी नज़र नहीं आती, फ्लैट हैंड हुई होती है, सही है। इसके अलावा जो है ये आइज़ देखिए इसकी एक साइड की छोटी होती है, सही हो गया। तो ये सारी लिखी हुई है क्या क्या इसमें मसले आ सकते हैं। अब आते हैं SCM की एनाटॉमी पे, स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल की एनाटॉमी में। इसमें 4 डिस्टिंक्ट बैंड्स होते हैं, इस 4 डिस्टिंक्ट बैंड्स पे बना हुआ है। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये देखिए 4 बैंड्स है। तो ये मैंने आप लोगों को समझने के लिए इसे वो कर लिया है, एक पिक्चर बनाई है। तो इसमें अगर देखें तो सबसे पहले इस तरफ इसके 4 अटैचमेंट पॉइंट्स है, ठीक है। ऊपर 2 है और 2 नीचे है, ठीक है। तो स्टर्नम ये वाली जगह कहलाती है, ये क्लेविकल है। क्लेविकल और स्टर्नम से ये राइज होता है और ये कहाँ पे जाके अटैच होता है, ये मेस्टॉइड प्रोसेस, ये जो रेड ब्लू कलर की आपको नज़र आ रहा है, और ऑक्सीपिटल रीजन पे, ठीक है। ये मेस्टॉइड प्रोसेस की जगह होती है और ये ऑक्सीपिटल रीजन है। तो स्टर्नम से ये जाएगा मेस्टॉइड पे भी लगेगा, और स्टर्नम के फाइबर्स जो है जा रहे हैं ऑक्सीपिटल रीजन पे भी लग रहे हैं। तो स्टर्नोमेस्टॉइड और स्टर्नो ऑक्सीपिटल इसका एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट क्लेविकल से राइज हो रहा है, तो इसे क्लीडो कहते हैं। तो क्लीडोमेस्टॉइड एंड क्लीडो ऑक्सीपिटल, तो ये 4 बैंड्स है इसके, ठीक है। तो जो स्टर्नोमेस्टॉइड और स्टर्नो ऑक्सीपिटल जो स्टर्नो रीजन है उधर से कॉमन टेंडन उसके लिए बना हुआ है, ठीक है, स्टर्नम से जो वो राइज हो रहे हैं। अच्छा, अब ये इधर इन्होंने ये पिक्चर्स दी हुई है, ठीक है। तो इसकी नर्व की भी ओरिजिनेशन लिखी हुई है। अब आगे जाते हैं। कंजेनिटल मस्कुलर टोटिकोलिस की 3 टाइप्स है। किस बेसिस पे से किया हुआ है कि इसकी ज़्यादातर रीज़न क्या है जिस वजह से ये हो रहा है। जैसे कि स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड का ट्यूमर हो जाए उसकी वजह से जब टोटिकोलिस होता है, तो उसमें आपको पाल्पेबल डिस्क्रीट मास उस जगह पे नज़र आएगा, ठीक है। कि इधर जो है ना फील होगा इस जगह पे कि मास है कोई बना हुआ है इस जगह पे, ठीक है। दाना सा ये इस तरह कोई बड़ी सी चीज़ बनी होगी। दूसरा जो है टाइटनेस की वजह से हो सकता है, जिसमें मास आपको शो नहीं होगा क्योंकि ट्यूमर नहीं, सिर्फ टाइटनेस हुई हुई है, उसकी रीज़न कोई भी हो सकती है। लेकिन पोस्चरल टोटिकोलिस ये थर्ड टाइप है। इसमें क्या होता है, इसमें हो सकता है इसमें बिनाइन पेरोक्सिस्मल टोर्टिकोलिस हो, क्या होता है इसमें कोई ना कोई लिगामेंट या सर्विकल मसल्स नहीं होते, तो जिस वजह से एक साइड पे ज़्यादा जोर पड़, एक साइड के मसल ज़्यादा कंट्रैक्ट करते, दूसरे की तरफ नहीं होते ताकि काउंटरैक्ट कर सके, जिस वजह एक साइड पे इसका मुंह मुड़ जाता है। तो पोस्चरल टोटिकोलिस, ठीक है। तो इसकी इन्होंने लिखा हुआ है डिफरेंशियल डायग्नोसिस, ये वैसे ही DD लिखा हुआ है, ये असल में डिफरेंशियल डायग्नोसिस नहीं है। तो इसकी नॉन मस्कुलर एटियोलॉजीज कौन कौन सी कॉजेज़ ऐसी है जो कि मसल की वजह से नहीं है। वो पहली हो सकती है स्केलेटल एबनॉर्मलिटी, जिस तरह की क्लिपल फेल सिंड्रोम है, जिसमें जो है शॉर्ट हैंड नेक होती है, वर्टिब्रा मिसिंग हो सकता है या वर्टिब्रा जुड़े हुए होते हैं आपस में। दूसरा जो हो सकता है ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी, इन 2 केसेस में जो है ना टोटिकोलिस हो सकता है, लेकिन ये मसल की वजह से नहीं हुआ, ये नर्व्स या स्केलेटल एबनॉर्मलिटी की वजह से होता है। इसके अलावा ये कंजेनिटल हो सकता है, जैसे कि CMT पढ़ा है। इसके अलावा कंजेनिटल के अलावा भी टोटिकोलिस हो सकता है जो बाद में हो सकता है, और उसमें अगर बाद में अगर हो तो ट्रॉमा के अलावा कौन सी रीजंस हो सकती है जिसकी वजह से बाद में एक्वायर्ड हो सकता है। तो नॉन ट्रॉमेटिक कंडीशन कौन कौन सी हो सकती है, डिस्टोनिक सिंड्रोम, ऑक्यूलर लीजन्स, ठीक है। अब ऑक्यूलर लीजन आइज़ की मसला हो जाए तो उसकी वजह से जब वो एक आइज़ में मसला हो जाता है, टेढ़ी हो जाती है, तो उसकी वजह से वो टेढ़ा देखता है, मुंह टेढ़ा करके देखता है, तो उसकी वजह से एक्वायर्ड टोटिकोलिसिस हो सकता है। अच्छा, इसके साथ बॉडी स्ट्रक्चर्स में क्या चेंजेस आती है, तो नेक रेंज ऑफ मोशन डिक्रीज हो जाती है, इप्सिलेटरल रोटेशन। अच्छा, नेक रेंज ऑफ मोशन क्यों डिक्रीज होती है, इप्सिलेटरल रोटेशन की वजह से। इप्सिलेटरल रोटेशन लिमिटेड हो जाती है। कंट्रोल लेटरल लेटरल फ्लेक्शन, अपोजिट साइड पे आप हेड टिल्ट नहीं कर सकते, ठीक है। इसके अलावा मतलब जिस पोजीशन में बेबी है ना उसकी अपोजिट मूवमेंट नहीं कर सकते, इस पे मुश्किल हो जाता है करना, ठीक है। अच्छा, तो यू और कोलीग्स ये इन लोगों ने रिसर्च की थी, जिससे पता चला कि पहले मंथ अगर किसी को टोटिकोलिस है इस बच्चे को, तो पहले मंथ ऑफ एज में जो है ना क्रेनियल बेस्ड डिफॉर्मिटीज़ आना शुरू हो जाती है, क्योंकि मसल की पुल की वजह से क्रेनियल बेस्ड डिफॉर्मिटीज़ आना शुरू हो जाती है, ठीक है। मसल जिस साइड को पुल कर रहा है। अच्छा, इसके अलावा जो है जॉ डिस्मॉर्फोलॉजी और
टिल्टिंग जो है और भी ज़्यादा होने शुरू हो जाती है 5 ईयर्स ऑफ एज तक अगर ट्रीट ना किया जाए इसे। और साथ ही साथ एसिमेट्रिक फेशियल हाइट और ऑर्बिट साइज होने लगता है अगर ट्रीट ना किया जाए। सही है। तो इसकी मैनी कॉजेज हो सकती है। तो डायरेक्ट मसल इंजरी अगर हो, इस्केमिक इंजरी बेस्ड ऑन एबनॉर्मल वास्कुलर पैटर्न्स, रप्चर ऑफ मसल, इन्फेक्टिव मायोसाइटिस, न्यूरोजेनिक इंजरी, ये सारी लिखी हुई है। द मोस्ट वाइडली साइटेड थीरीज आर के इस्कीमिया हो जाए इस मसल की, बर्थ ट्रॉमा हो जाए, और इसके अलावा इंट्रायूट्राइन प्रेगनेंसी में पेट के अंदर इसकी माल पोजीशन हो। तो ये तीन जो है मोस्ट कॉमन है जिस वजह से हो सकती है। इसके अलावा और भी थीरीज लिखी हुई है जिसकी बेसिस पे हो सकता है। अच्छा, तो इसकी वजह से कौन सी एक्टिविटीज़ लिमिट होने शुरू हो जाती है, ये सारे लिखे हुए कौन कौन से मसले इसमें आते हैं। इसके अलावा पोस्चरल एसिमेट्री तो परसिस्टेंट रहती है, और स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी, स्कोलियोसिस और पेल्विक ऑब्लिक्विटी भी आ सकती है, टेढ़ा हो जाता है दोनों चीज़ें, ठीक है, स्कोलियोसिस और पेल्विक ऑब्लिक्विटी। अच्छा, तो इसमें नेक एक तरफ टिल्ट हुई होती है, वो सीधा नहीं हो सकती। तो अगर दूसरी तरफ वो देखना चाहे ऑपोजिट साइड पे, जिस तरफ टिल्ट हुई है उसके ऑपोजिट साइड पे देखना चाहे, तो मतलब जिस तरफ टिल्ट हुई है उस तरफ देखना चाहे, तो ये नहीं देख सकता। तो इसकी वजह से क्या करता है, अपनी पूरी बॉडी को मूव करता है, ठीक है। तो इसकी वजह से टॉर्सो की ओवर यूज़ होती है मसल्स की। इसके अलावा सीधा सर को नहीं रख सकता ज़्यादा टाइम के लिए। और साथ ही साथ जिस तरफ इसके टिल्ट हुआ है, जिस तरफ इसको प्रॉब्लम है मसल की, उस तरफ जो है वेट बेरिंग इसके लिए मुश्किल होती है, वेट अपर एक्सट्रीमिटी की, ठीक है। अब इसमें फिजिकल एग्जामिनेशन जब करते हैं तो उस टाइम हमें क्या फाइंडिंग्स मिलती है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, रेंज ऑफ मोशन चेक करनी है इसमें, तो लिमिटेड होगी। इसके अलावा जो है और क्या चीज़ें करनी है, जब उसको आप सीधा करने की कोशिश करें, लाइन करने की कोशिश करें, तो उस टाइम पहले थोड़ी सी ट्रैक्शन दे, क्योंकि मसल टाइट हुआ हुआ है तो इसकी वजह से वर्टिब्रास पे जोर पड़ रहा है। जब इसी जोर के साथ आप जो है उसको सीधा करने की कोशिश करें तो लेटरल ग्लाइड बहुत ज़्यादा होगा और इंजरी के चांसेस होते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा ट्रैक्शन दे के तो वर्टिब्रास थोड़े से खुल जाए, उसके बाद उसे सीधा करने की कोशिश करें। एक्टिव और पैसिव रेंज ऑफ मोशंस चेक करते हैं प्रोन में, क्योंकि प्रोन में इसके मसल्स कमज़ोर होते हैं, उठना इसके लिए मुश्किल होता है। तो चेक कर लेते हैं कि इतने मजबूत इसके मसल्स है कि नहीं कि सपोर्ट दे सके इसे। अच्छा, इसके अलावा ट्यूमर और टोनिसिटी चेक करते हैं मसल की कितनी ज़्यादा है, ट्यूमर तो नहीं है जिस वजह से कॉज हुआ। इसके अलावा रेस्टिंग हेड पोस्चर, एक्टिव पैसिव रेंज ऑफ मोशन, ये सब कुछ अलग अलग पोजिशन में डॉक्यूमेंट कर लेते हैं। अच्छा, तो प्लेजियोसेफेली तो इसमें होती है लेकिन डिफरेंट डिफरेंट जगह पे होती है। इधर जिस तरह उस पिक्चर में लिखा होता है, अगर ये साइड इन्वॉल्व है तो इस साइड की प्लेजियोसेफेली हो रही है। और साथ ही साथ अगर देखा जाए ऑपोजिट साइड ऑफ द हेड का पीछे से जो है ना, ये जगह भी स्ट्रेट हुई होती है, क्योंकि बेबी जो है इस तरह पोजीशन में जब लेटता है तो उसकी ये वाली साइड ज़्यादा इन्वॉल्व होती है। अगर इसकी इस साइड की टोटिकोलिस हुई है तो ये वाली साइड हेड को जो है नहीं ज़्यादा रखता है। तो अगर इसकी आपने ट्रीटमेंट करनी है तो सक्सेसफुल ट्रीटमेंट कब होती है, जितनी जल्दी डायग्नोसिस हो जाए और इंटरवेंशन की जाए उतनी सक्सेसफुल ट्रीटमेंट होती है। क्योंकि पहले ईयर में जो है ना बेबी का स्कल 80% ग्रोथ होती है उसकी, ठीक है ना। 80% ऑफ द टोटल ग्रोथ जो है वो फर्स्ट 12 मंथ्स में होती है। तो इसलिए अगर इस टाइम जो है ना नॉन कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट करें तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। तो कौन सी नॉन कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट है, एक्टिव रिपोजिशनिंग प्रोग्राम जो इधर लिखी हुई है। तो बेबी को जिस साइड की टाइटनिंग है उसके ऑपोजिट साइड पे उसको हम लोग चाहेंगे कि उस तरफ उसकी पोजीशन हो, ताकि उस साइड पे लेंथनिंग हो सके। अच्छा, इसके बाद इन्होंने लिखा हुआ है फर्स्ट 3 मंथ्स में जो है ना स्कल जो होता है वो सबसे ज़्यादा मेलेबल होता है। तो उस टाइम जो है अगर ये किया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। इसके अलावा अगर 5-6 मंथ्स अगर हो जाए और बेबी को प्लेजियोसेफेली फिर भी है तो फिर उस केस में क्या करते हैं, क्रेनियल रिमॉडलिंग बैंड ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जिस तरह अब ये इन्होंने पेश किया हुआ है इधर। अच्छा, तो वक्त के साथ साथ फिर मंथली असेसमेंट होती है इसकी, और शेप को देखते हैं हर एक एंगल से, और साथ ही साथ देखते कोई फ़र्क आ रहा है कि नहीं। साथ ही साथ ट्रीटमेंट में हमारे क्या होगा, ट्रीटमेंट में हम लोगों ने क्या करना है, फुल नेक मूवमेंट को रिस्टोर करने की कोशिश करनी है, रेंज ऑफ मोशन को कंप्लीट करने की, क्रेनियोफेशियल एसिमेट्री से बचाना है, और साथ ही साथ बोनी पोजिशनल चेंजेस को प्रिवेंट करना है, ठीक है। फिजिकल थेरेपी इंटरवेंशन इसके लिए कौन सी यूज़ की सकती है, इस चीज़ों के लिए सबसे पहले जो है स्ट्रेचिंग, मेनली रेंज ऑफ मोशन को ज़्यादा करें। इसके अलावा एक्टिव असिस्टिव रेंज ऑफ मोशन वो करें, स्ट्रेंथनिंग और पोस्चर कंट्रोल एक्सरसाइजेस पे फोकस दे, जैसे अगर ये प्रोन लेटेगा तो इसकी मसल्स जो है ना ज़्यादा यूज़ होंगे। अच्छा, इसके अलावा जो है लेंथनिंग मसल की स्ट्रेचिंग जो मैंने बता दिया। अच्छा, इसका जो प्रोग्नोसिस हो किस पे डिपेंड करता है, कब आउटकम्स अच्छे आते हैं, जब जितनी जल्दी इसकी ट्रीटमेंट की जाए, ठीक है। इसके अलावा डिपेंड करता है कौन सी टाइप, कौन सी कॉज है कोर्टिकोलिस की, ठीक है। इसके अलावा कितनी डेफिसिट आई हुई है रेंज ऑफ मोशन में, और किस
एज में उसकी हमने ट्रीटमेंट शुरू की थी। लेकिन ज़्यादातर जो स्टडीज़ है वो बताती है कि 61 से 99% सक्सेस रेट्स थे जब 1 ईयर के अंदर अंदर ही इसकी ट्रीटमेंट शुरू कर दी थी, पैसिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज शुरू कर दी थी। ये बस कंट्राइंडिकेशंस लिखी हुई है जिसकी बेसिस पे आपने पैसिव नेक रेंज ऑफ मोशन नहीं करनी है, अगर ये इंडिकेशंस है, ठीक है, उसकी कंट्राइंडिकेशंस। जब पैसिव रेंज ऑफ मोशन उसे दे रहे हैं तो उस टाइम आपने ये चीज़ों को नोट करना है, अगर ऐसा कुछ भी साइन आ रहा है तो एकदम से एक्टिविटी एक्सरसाइज छोड़ देनी है, ठीक है। स्किन कलर चेंज हो रहा है, नेजल फ्लेयरिंग, आई रोलिंग, परस्पायरेशन, मतलब बेबी पे स्ट्रेस आ रहा है बहुत। अच्छा, तो इसकी स्ट्रेचिंग कैसे कर सकते हैं? जो जनरल रेंज ऑफ मोशन है, पैसिव रेंज ऑफ मोशन, बेबी का हेड जिस तरफ मुड़ा हुआ है ना, अगर लेट सपोज ये इप्सिलेटरल रोटेशन करनी है, जिस साइड इन्वॉल्व है उसी साइड पे अपने रोटेशन, मुंह उसकी चिन उस तरफ मोड़ने की कोशिश करनी है और साथ ही साथ हेड को दूसरी तरफ टिल्ट करने की कोशिश करनी है, जैसे कि इसमें करे। साथ ही साथ दो थेरेपिस्ट हो तो अच्छा रहेगा, एक उसके शोल्डर पकड़ेगा और एक उसके हेड पे स्ट्रेच देगा। साथ ही साथ जो है वो जैसे मैंने स्टार्ट में बताया, ट्रैक्शन अगर दे दे ताकि सर्विकल अलाइनिंग आराम से हो और ज़्यादा जोर ना पड़े, तो ये ज़्यादा अच्छा रहता है। और हर 2 घंटे के बाद किया जाए, हर 2 घंटे के अंदर किया जाए तो ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं। अच्छा, तो ये दो किस्म के इन्होंने वो दिए हुए है ऑर्थोसिस यूज़ किए हुए हैं। एक जो है ये TOT, ट्यूबुलर ऑर्थोसिस फॉर टॉर्टिकोलिस, और दूसरा जो है ना वो कॉन्ट्रालेटरल टॉर्टिकोलिस पोस्चरल पोजीशनिंग। ये किस केस में यूज़ होगा? अगर 5 डिग्री या उससे ज़्यादा का हेड टिल्ट है और साथ साथ वो मोटर स्किल्स परफॉर्म कर सकते हैं और 4 मंथ से ज़्यादा उसकी एज है, तो उस केस में हम लोग ये देंगे। इंडिकेशन, सर्जरी की इंडिकेशन कब है, कब सर्जरी की तरफ जाएगी? जब ये कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट ना काम करे। इसके अलावा 6 मंथ्स ऑफ ट्रीटमेंट के बाद जो है ना, अगर आपको ट्यूमर भी नज़र आ रहा है, उधर ट्यूमर पालपेट कर सकते हैं। इसके अलावा चेंजेस नहीं आई इतनी, 75 डिग्रीज ऑफ सर्विकल रोटेशन अभी भी लिमिटेड है, लेस देन 75 डिग्रीज ऑफ सर्विकल रोटेशन हो। इसके अलावा चाइल्ड इज़ 18 मंथ्स और ओल्डर, ठीक है, मतलब ज़्यादा टाइम गुजर गया उसकी कंडीशन को, तो उस केस में भी फिर सर्जरी की तरफ जाएंगे। सर्जरी के बाद भी आपको ब्रेसिंग और इंटेंसिव थेरेपी की ज़रूरत पड़ती है, फिजिकल थेरेपी और इन चीज़ों की। अच्छा, साथ ही साथ केयर गिवर्स को इंस्ट्रक्शन दी जाए कि कैसे बच्चे को पकड़ना है। जो साइड पे हेड टिल्ट हुआ है उसी साइड पे उसे लेटाए ताकि उस साइड की मसल को स्ट्रेच मिले। इसके अलावा टॉयज़ को अपोजिट साइड पे रखें ताकि उस तरफ वो मुंह मोड़ने की कोशिश करें, ठीक है। तो इसी के साथ ये स्लाइड्स ख़त्म होगी।